पे यहाँ पे जो है ना, आपको सबसे पहले जो चैप्टर हम करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग, और मनी एंड बैंकिंग के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो है। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में ये वीडियोस होंगी, इसको ज़रूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इको की प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, और बार बार इसी को देखो पहली बारी के लिए, फिर एडवांस लेवल पे जो तैयारी करनी है, इतना करने से आपके लक अच्छा रहा तो 100 में से 100 ही आ जाएंगे इतना सा करने में। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन वीडियोस को करना है एंड 100% आपका जो है बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। सो अब स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और वो क्या करना है अब अपन लोगों को स्टार्ट, कि सबसे पहला क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग के अंदर 1 मार्कर आपसे ये पूछेगा पेपर में टीचर, कि भाई कितने लोग जो है या कितनी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया के अंदर वो क्या करती हैं, क्या करती हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर पैसा बनाती हैं। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है ना, कितनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर क्या करती हैं, पैसा बनाती हैं, पैसे को प्रिंट करती हैं, या पैसा कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस कर रही हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, बताओ, आप बताओ। आपने बोला आरबीआई, आपने आरबीआई। क्या आपको ये पता है कि करेंसी कॉइन्स जो हैं, हमारे कॉइन्स जो हैं, और 1 रुपए का नोट जो है वो कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग करेंसी इन इंडिया, मनी इन इंडिया। आपके पास अब यानी ऑप्शन आ जाए, 3 ऑप्शन आ जाए कि भाई आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या ऑल ऑफ द अबव है, आपको क्या लिखना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, आपको ऑल ऑफ द अबव करना है, क्यों, 2 तो मैंने आपको बताए हैं, तीसरा आप कहोगे सर कमर्शियल बैंक कौन सा पैसा प्रोड्यूस करते हैं, तो आज मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। एक्चुअली में जितना पैसा है ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ क्रेडिट मनी। बात समझ में आ गई, 100% है। तो क्या कमर्शियल बैंक्स पैसा नहीं प्रोड्यूस करती, करती हैं, बस ये डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर पढ़ते हो, डेप्थ नहीं पढ़ते, और ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर चला जाता है, 100 से 99 रोते हुए आओगे, 99 रह गए। अब याद रखना, 3 लिख लो इसको, 3 ऑर्गेनाइजेशंस पैसा प्रोड्यूस करती हैं, पहली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं भैया, प्रोड्यूस करती हैं पैसे को, प्रोड्यूसेस मनी इन इंडिया। अच्छा, आरबीआई की जगह सेंट्रल बैंक लिखा हो तो परेशान मत हो जाना, इंडिया। होप आई एम क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन तैयार है आज हमारा, और हमें याद भी है, याद तो करने की नीड नहीं है ना घर पे। चलो अगला क्वेश्चन ले लो भाई। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मनी सप्लाई, डिफाइन मनी सप्लाई। बताओ क्या होती है मनी सप्लाई। इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, एक शब्द याद कर लो, वॉल्यूम ऑफ मनी, वॉल्यूम ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की तरह लिखोगे, याद हो गया, वॉल्यूम ऑफ मनी प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। याद हो गया कि नहीं हो गया, इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी यहां लिख रहा हूं तुम्हारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तैयार, मनी सप्लाई की मेजर पूछ ली जाए तो हमारे पास M1 M2 M3 M4 है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई में अभी क्या लिखना है, M1। और M1 क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। मेजर ऑफ मनी सप्लाई पूछूं अगर मैं, कैसे मेजर करोगे, तो आप कहोगे
करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डीडी डिमांड ड्राफ्ट यानी बैंक में रखा हुआ पैसा जो कि आप डिमांड कर सकते हो, प्लस में अदर डिपॉजिट्स जैसे पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स होते हैं उनमें। ठीक है जी। सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी याद कर लेना। बहुत रेयरेस्ट चांस है कि ये आ जाएगा आपका 3 मार्कर में, अदरवाइज इससे भी 1 मार्कर ही आता है। तो 3 1 मार्कर्स मैंने आपको करा दी। होप आई एम क्लियर। अब एक और क्वेश्चन जो खासा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पेपर में आता है, वो क्या आता है, फंक्शंस ऑफ मनी। क्या आता है, मनी। वो मैं आपको ना लिख देता हूं। तो हमारे पास कितने फंक्शन ऑफ मनीज है, हमारे पास 4 फंक्शन ऑफ मनी है। सबसे पहले देखो, जो आपके बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी ना, वो आपके मनी की फंक्शन है। जैसे बार्टर सिस्टम में क्या था, मान लीजिए आप टोमेटोज उगाते हो, तो क्या आप फ्यूचर के लिए टोमेटोज को सेव करके रख सकते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए? नेवर। स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन नहीं था। फिर टमाटर को प्याज के साथ कंपेयर किस बेसिस पे करोगे बार्टर सिस्टम में? यूनिट ऑफ वैल्यू का फंक्शन। मैंने टमाटर तुझे तब दिए जब टमाटर उगी नहीं रहे थे, तू मुझे टमाटर तब दे रहा है जो टमाटर एबंडेंटली अवेलेबल है। बात समझ पा रहे हो, फर्क समझ में आ रहा है? तो भाई स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो ये सारे आप देखोगे ये फंक्शन है। फिर तेरे पास प्याज है, मेरे पास टमाटर, पर मेरे को तो आलू चाहिए, हमारी डील हो पाएगी? नहीं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भैया कोई भी चीज एक्सचेंज करनी है उसके लिए क्या है, कॉमन करेंसी दे दो, रुपया। अब मैं तेरे पास आलू है नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तू टमाटर खरीद, मैं आलू जहां से मिल रहा होगा वहां से खरीदूंगा। उसको प्याज चाहिए होगा तेरे से आके ले लेगा। जो मर्जी चाहिए, जो मर्जी चाहिए, पैसा दो और सामान लो। दिस इज द फंक्शन ऑफ मनी। तो 4 फंक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला फंक्शन क्या है भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको लिख लो, मैं टाइप कर देता हूं, आप लोग लिख लो। मनी serves as a medium of exchanging goods and services। ठीक है। People sell goods for money and use the money for buying goods they want। सिंपल लैंग्वेज में, it has removed the problem of डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, समझाया मैंने अभी आपको। ये हो गया जी आपका पहला पॉइंट, याद भी हो गया साथ साथ। दूसरा पॉइंट लिखो, स्टोर ऑफ वैल्यू। as all goods cannot be stored easily for a long period of time, money solves this problem। Wealth can be stored for a longer period of time in the form of money। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट,
यूनिट ऑफ अकाउंट, money acts as a unit of account, किस कॉमन टर्म बन जाते हैं ना, एज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लास्ट पॉइंट। ठीक है जी, डेफर्ड पेमेंट क्या होती है पहले लिख देते हैं, फिर स्पेलिंग गलत कर दी। डेफर्ड पेमेंट्स आर पोस्टपोन्ड पेमेंट्स, बाद में करते हैं। Contracted to be made at some future date, some future date. Money serves as a standard of such deferred payments। खत्म बात, फिर गलत लिख दी। चलो समझ में आ गया। एक और लाइन ऐड कर लेना, दिस फंक्शन ऑफ मनी as facilitated borrowing and lending। ठीक है ना, and hence created financial institutions। ये एक्स्ट्रा लाइन है। ओके, ये हो गया जी हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे। कौन कौन से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसको करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक को। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। हमेशा कोई भी कॉन्सेप्चुअलिटी आप लिख रहे हो तो इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस होती हैं। इसमें हमारी क्या क्या एजम्पशंस आपने याद करनी है कि सारी की सारी बैंकिंग यूनिट को हम एक यूनिट मानेंगे, याद हो गई। इसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हमारी वो किसके थ्रू होंगी? विल बी थ्रू चेक, एंड इवन कैश में भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो भी डिपॉजिट करा दिया जाएगा इन दी बैंक। ठीक है, दो हो गई यार। हर एक आदमी साइमल्टेनियसली सारा पैसा अपना बैंक से निकालता है, थोड़ा थोड़ा ही निकालते हैं, आता रहता है जाता रहता है, इसलिए बैंक को कभी भी सारा पैसा बैंक के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। वो इस पैसे को लोन के रूप में दे सकता। तो ये जो सेकंड एजम्पशन है वो आपको समझ में आती है। और लोन कितना देगा? सारे पैसे का लोन दे देगा? नहीं, कुछ अमाउंट उसको अपने पास रखना होता है, एंड उस अमाउंट को रखने को क्या कहते हैं हम? लीगल रिजर्व रेशियो। उसका जो रेशियो रहता है कितना आएगा अमाउंट, 20 लाख का कितना परसेंट मेरे को बैंक में रखना ही पड़ेगा। ये चीज किस पे डिपेंडेंट है? लीगल रिजर्व रेशियो पे डिपेंडेंट है। ये चार एजम्पशंस को याद करने की जरूरत है, फटाफट हम ना सुन लेते हैं। हमने कहा जी सबसे पहला जो पॉइंट है ना हमारा वो क्या है? एक यूनिट है। दूसरा पॉइंट, ऑल ट्रांजेक्शन विल बी मेड थ्रू चेक्स, लिख सकते हो दो लाइनें। थर्ड, एंटायर अमाउंट या ऑल अमाउंट, ठीक है, विल नॉट बी विड्रॉन बाय द कस्टमर।
ऑल द कस्टमर साइमल्टेनियसली, एक साथ तो हर कोई वैसे भी नहीं निकालेगा, साइमल्टेनियसली सिंपल लिख दिया मैंने, याद हो गया नहीं हो गया? ठीक है, चौथा क्या है, बैंक्स कैन नॉट लेंड द होल अमाउंट, हेल्दी लेंड सॉरी whole amount as loans. They have to keep some amount with them, and it depends on LRR. Yes or yes? LRR कौन फिक्स करता? RBI. ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, ये 4 assumptions बिना देखे लिखने वाले हो, तुम लोग यहाँ लिखने वाले हो, जल्दी लिखो जरा। नाउ क्रेडिट क्रिएशन की एक डेफिनेशन सिंपल सी, इट रेफर्स टू द process through which कमर्शियल बैंक्स, कौन करता है इसको, कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मनी थ्रू लैंडिंग लोन्स। ठीक है जी, लोन्स दे दे के क्या क्रिएट करते हैं, एक फॉर्म ऑफ मनी क्रिएट करते हैं, इसी प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है जी, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड रहेगा, और ये 1 मार्कर भी आता है। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, पहला प्राइमरी डिपॉजिट यानी इनिशियली डिपॉजिट, दूसरे नंबर पे प्राइमरी डिपॉजिट, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लायर कितना है, LRR यानी मल्टीप्लायर, और तीसरे नंबर पे आपका LRR। ठीक है जी, ये 3 इसके वो रहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी स्टार्टिंग का पैसा कितना है, LRR कितना है, मल्टीप्लायर कितना है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होनी चाहिए कि जो हमारा LRR है वो कितना है, 20% है, इनिशियल डिपॉजिट गिवन होना चाहिए 1000 करोड़ है, नहीं तो आप ये चीज़ एज्यूम कर लो कि भाई इनिशियल डिपॉजिट कितने, 1000 करोड़, LRR कितना है, 20%। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले जो आपको निकालना होता है ना, वो क्या निकालना होता है, मनी मल्टीप्लायर। मान लीजिए हमने कहा हमारा LRR कितना है, 20% है, LRR कितना है, 20% है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR, 1/20%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो 100/20 कितने टाइम्स आ गया मल्टीप्लायर, 5 टाइम्स। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट आप मान लो 1000 करोड़ है। अब सिंपल सी, अब मैं आपको ना एक ये टेबल जैसे ड्रॉ हुई है ना, वैसी एक टेबल दोबारा से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम क्या करो, मल्टीप्लायर जो है ना, मनी मल्टीप्लायर, उसका फॉर्मूला लिखो 1/LRR। ठीक है, हमारा LRR कितना है, 20%, जो कि क्या हो जाएगा 100/20, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। ये चीज़ किसको नहीं समझ में, इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल आपने बनानी है, इसको स्केड्यूल बोलेंगे हम। आप यहाँ पे लिखो डिपॉजिट्स, यहाँ पे आप लिखो लोन्स, और यहाँ पे आप लिखो रिजर्व्स, और लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेना, अच्छे से बॉक्स बना देना। अब इनिशियल डिपॉजिट कितना है भाई,
कितना माना मैंने, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो, ₹1000 करोड़। अब LRR अगर 20% है, मीन्स आपको 20% रिजर्व रखने पड़ेंगे। 1000 करोड़ रुपए का रिजर्व कितना होगा, 200। 20% मतलब 200। ये याद करने की नीड है तुम्हें। तो बताओ मैंने लोन कितना दिया होगा, 800। अब जो मैंने लोन दिया है, मतलब कमर्शियल बैंक ने मुझको लोन दिया, मैं क्या करूंगा इस लोन का, मैं इसको खर्च करूंगा। मैं इसको क्या करूंगा गाइस, खर्च करूंगा। अब खर्च कैसे करूंगा भाई, आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसे दूंगा और आप लोगों से ही सामान लूंगा। अब आप लोग इस 800 करोड़ का क्या करोगे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन चेक्स के थ्रू होती है, तो ये पैसा चाहे मैंने आपको दिया, पर वो ऑटोमेटिकली जब मैंने आपको दिया तो वो पैसा घूम फिर के दोबारा से किसके पास आ गया, बैंक्स के पास। भाई इवन मैंने कैश में भी अगर ये पैसा निकाल लिया, मैंने कैश में ये पैसा निकाल लिया और तुमको दे दिया 800 करोड़ रुपए और तुमसे सामान ले लिया, तो व्हाट विल हैपन कि 800 करोड़ रुपए तुम दोबारा से बैंक में डालोगे, बैंक को एक नए रिजर्व, नए डिपॉजिट मिल जाते हैं 800 करोड़ रुपए के इन राउंड 2। ये राउंड 1, ये राउंड 2, कितने कितने के डिपॉजिट मिल जाते हैं। ये बात समझ में आई, तेरे समझ में आई, याद हो गई, करने की जरूरत है याद, कॉन्सेप्चुअलिटी है। 800 का 20% कितना होता है, 160। भाई 20% 800 करोड़ का 160, तो बचा कितना जो लोन दिया होगा तुमने, 640 करोड़। अब ये मान लो 640 करोड़ इस आदमी ने लिए, तो अब ये क्या करेगा, तुम लोगों में खर्च कर देगा, तुम लोग दोबारा से इसको क्या कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे। एक सेकेंड हो, नाउ 640 करोड़ दोबारा बैंक में आएगा, वो डिपॉजिट बन गया। इसका 20% कितना होता है, 128 करोड़ एंड 512 करोड़ रुपए फिर दोबारा लोन। ये प्रोसेस चलता रहेगा ना, कब तक चलेगा, जब तक आपके रिजर्व्स, गोल्डन पॉइंट क्या है, जब तक आपके रिजर्व्स, टोटल रिजर्व्स 1000 करोड़ के ना हो जाए, यानी इनिशियल डिपॉजिट्स आर इक्वल टू रिजर्व्स, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। पर आप ऐसे निकालते रहोगे, आप तो बैठे रहोगे, कितनी कितनी लाइन तक जाएगा। तो मेरे को टोटल डिपॉजिट्स पता कैसे चलेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट्स आर इक्वल टू, कैसे निकालते टोटल डिपॉजिट्स, बोलो, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर तो आपने निकाल लिया ना, इनिशियल डिपॉजिट कितने का है, 1000 करोड़ रुपए, और इनटू मल्टीप्लायर कितना है 5। नाउ द टोटल अमाउंट इज 5000 करोड़। अब एक बात तो, 20% क्या करोगे, सेव करोगे। 5000 करोड़ का 20% कितना होता है, 1000 करोड़, बराबर आ गया 4000 करोड़ रुपए का आपने क्या करा, लोन क्रिएट करा। क्लियर है बात, यहां तक कुछ भी याद करने की अभी नीड है आपको, नहीं है, बना लोगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, इस प्रोसेस की क्या है, इस एक्सप्लेनेशन को भी तो याद करने की नीड नहीं है, क्यों नहीं है। इन राउंड 1 क्या हुआ, बस मुझे आप ये बताते चलो। इन राउंड 1 वी हैव, सब अगर हमारे को गिवन नहीं है तो सपोज भी लिख देना, हमने खुद सपोज किया। सपोज वी हैव ₹1000 करोड़ एज इनिशियल डिपॉजिट्स। अब मैंने उसके बाद करा क्या था, मैंने उसका 20% रखा। नाउ बैंक्स विल कीप ₹200 करोड़ एज रिजर्व्स। क्यों भाई 200 करोड़ ही क्यों रखा, क्योंकि क्योंकि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिकॉज LRR इज 20%। फिर क्या किया मैंने, बाकी का बचा, बाकी के बचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्ट। रेस्ट ₹800 करोड़ will be lent as loan to the public।
मुझे बताओ, ये याद करने की जरूरत है क्या एक्सप्लेनेशन को? वही लिख रहा हूं जो वहां पे हमने कराया काम, और जो मैं हिंदी में बता रहा था वो मैं अब इंग्लिश में लिख रहा हूं। एज ऑल द ट्रांजेक्शंस, हमने पहले क्या एज्यूम किया था? एज ऑल द ट्रांजेक्शंस आर एज्यूम टू बी डन थ्रू चेक्स, are assumed to be done through checks, 800 crore will come back into the banks. Will come back into the, वापसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 800 करोड़ रुपए? ठीक है, अब इन राउंड 2 क्या होगा? रिजर्व, सॉरी, लोन्स ऑफ राउंड 1 will become deposit of round 2. ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक सिर्फ अमाउंट चेंज करें अगर हम, तो पूरा का पूरा सेम टू सेम लिखना है भाई। यहां 200 करोड़ की जगह क्या लिखूंगा? 160 करोड़, 20% रहेगा, रेस्ट 640 करोड़ विल लेंड एज लोन टू द पब्लिक। सेम टू सेम लिख दो भाई यहां से यहां तक, ठीक है, यहां पे 640 आ जाएगा, सेम टू सेम लिख दो, याद करने की जरूरत है। एक बार ही राउंड 3 में भी लिख दो सेम टू सेम। समझ गए होगे तुम्हें कैसे लिखना है? हो गया एक्सप्लेनेशन पूरी, याद करने की नीड है? अब राउंड, उसके बाद क्या लिखेंगे चौथे उस लाइन में? दिस प्रोसेस विल गो ऑन until initial deposits are equal to reserves, मतलब आर इक्वल टू रिजर्व्स लिखना, ठीक है। लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, ये कंक्लूजन लिखना है, ये पिंक कलर से कंक्लूजन लिखा हुआ है, इस कंक्लूजन को राइट डाउन कर लो। ये लास्ट में आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। परफेक्ट आंसर आएगा, 6 में से 6 नंबर मेरे से रिटर्न में ले लो। 4 नंबर का हो तो भी सारा मैटर लिख के आना है, 4 में से 4 नंबर, 6 का है तो भी कंक्लूजन आपने लिख के आना है। लिखो, जल्दी लिख लो गाइस। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक के फंक्शन। सारे फंक्शन एक साथ तो आने से रहे, एक एक पॉइंट आता है, ठीक है, या 2 पॉइंट पूछ लिया आपसे। पहला फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ इशू या इशू ऑफ करेंसी फंक्शन। हमारे देश में करेंसी को इशू करने का हक किसको दिया गया? किसी भी देश के अंदर वो हक सेंट्रल बैंक के पास होता है, एक्सेप्ट हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, जिसके अंदर 1 रुपए का नोट और करेंसी कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। बाकी सारा पैसा कौन इशू करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है। गवर्नर का साइन आता है, आपने देखा होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस, ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी होना चाहिए, हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी का, ठीक है जी, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है उसका 1 रुपए का नोट पे आता है। ओके की रिपोर्ट है। तो इस फंक्शन को याद करने में कोई दिक्कत है? बैंक ऑफ इशू फंक्शन, द सेंट्रल बैंक इज गिवन दी सोल अथॉरिटी ऑफ, एक ही के पास ही मैक्सिमम, तो यार उसको तो क्या ही गिनना, 1 रुपए वाले उसको और करेंसी को, कॉइन्स को सॉरी, इन ऑर्डर टू सिक्योर कंट्रोल ओवर वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट, कि देश में कितना वॉल्यूम ऑफ मनी, क्योंकि ज्यादा करेंसी अगर देश के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी तो देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।
These notes circulate throughout the country as legal tender money. Legal tender money का मतलब क्या है? Nobody can refuse to accept payment in the form of our currency notes in India. बाहर तो कर सकते हैं डॉलर में, मतलब अमेरिका जाके कहो जी ये 1 लाख रुपए, कहेंगे दफा हो जाओ। ठीक है जी, हो सकता है ऐसा। वो भी है ना कि सिक्कों पे लिमिट है कि इतनी आ, amount के बाद। वो तो है ही। वो कोई बंदा 10-1 लाख की पेमेंट लेके या 20 लाख की पेमेंट करेंसी में लेके चला गया था, मतलब सिक्कों में, सॉरी कॉइन्स में लेके चला गया था। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशू करेंसी। अब इसके एडवांटेज क्या होती हैं ये पढ़ लो। अभी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, याद करो। अभी पहला जो हमारा बेसिक वाली पॉइंट है तो एक बार ही पढ़ा देता हूँ बस मैं, याद हो जाए तो कर लेना। बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ मनी पे कंट्रोल रहता है। इन्फ्लेशन है तो वॉल्यूम मनी कम करना पड़ेगा ना, डिफ्लेशन है तो वॉल्यूम मनी बढ़ाना पड़ेगा। तो करेंसी एक बंदे के हाथ में होगी तो ये वो काम हो सकता है। दूसरी बात, सुपरविजन रहता है। देश के अंदर नकली करेंसी हो पता लग जाता है, समझ गए? सुपरविजन रहता है, पब्लिक का फेथ बना रहता है क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो वी एक्सेप्ट। भाई एक बात सोचो, मैं अपना घर बेच के उसको करेंसी की फॉर्म में रख लेता हूँ जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन आप सबने देखा, 500 के नोट की आज क्या वैल्यू है उस वाले की? और हम सब क्या करते हैं, अपनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, अपनी किडनियां बेच देते हैं, किसके बदले में? उन नोटों के बदले में। क्यों? वी हैव फेथ इस नोट की वैल्यू रहेगी। तो कल को मैं रहूं ना रहूं, इस नोट की वैल्यू रहेगी है। सो इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी टू। देखो, कोई भी देश की वैल्यू कम तब होती है जब वो देश अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा बनाने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब वॉल्यूम ऑफ करेंसी हमारे देश की ग्लोबली अवेलेबल बहुत ज़्यादा होगी तो व्हाट वी विल डू, व्हाट दे विल डू, वो अपनी करेंसी को महंगा करते जाएंगे। बिकॉज उनको तो नीड ही नहीं है ना, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो हमारी करेंसी को सस्ते में लेना चाह रहे हैं तो उनकी करेंसी अल्टीमेटली महंगी होगी। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अभी मत करना तुम, अभी वो सिंपल रखना। अभी दूसरा फंक्शन पे आ जाओ। एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट का फंक्शन करते हैं। एज अ बैंकर, इसमें क्या याद करना है भाई, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन सबके अकाउंट किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट, उनकी सारी पेमेंट रिसीप्ट कौन एक्सेप्ट करता है? आरबीआई। उनको लोन वगैरह कौन देता है? आरबीआई। बैंकर वाला फंक्शन याद हो गया। पहला, उनका अकाउंट उनके पास। अरे अकाउंट उनके पास है तो जैसे हमारी करेंसीज वक्त हमारा पैसा लेन देन हमारे कमर्शियल बैंक उठाते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट वहाँ पे है, तो इनके कौन करेगा? आरबीआई। तीसरे नंबर पे लोन्स एंड एडवांसेस देता है एजेंट। एजेंट के रूप में क्या फंक्शन करते हैं? पब्लिक डेट को मैनेज करते हैं। इनके लिए पब्लिक से डेट लेते हैं। सरकारों के लिए पब्लिक से डेट कौन लेता है? आरबीआई। एजेंट है इनका। इनके सिक्योरिटीज, इनके ट्रेजरी बिल्स को कौन सेल वगैरह करता है? आरबीआई। ये याद करना है आपने। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आरबीआई का गवर्नर टाइम टू टाइम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठ के मीटिंग करके, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होता है वहाँ पे, डिसाइड करते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब इसके बाद आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये हर बैंकर का बैंक है, यानी हर बैंकर का बाप है, एंड उनका सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज भी करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एलआरआर के अंदर ना 2 कंपोनेंट होते हैं। एलआरआर पढ़ा भी आपने, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सीआरआर होता है और एक एलआरआर एक सीआरआर होता है और एक एसएलआर होता है। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सीआरआर क्या है? जो पैसा आप कमर्शियल बैंक होते हुए सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रखते हो। क्यों भाई? देखो, मैं एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक पे भरोसा कैसे करूं? भरोसा तभी है क्योंकि आरबीआई कहता है कि भाई मैं बैठा हूँ, मैं देख लूँ। अब येस बैंक का पंगा हुआ था ना कुछ साल पहले, किसने संभाली चीजें? आरबीआई ने। बोला एसबीआई को तू भैया तू हैंडल कर ले, ठीक है, मेरा पैसा सेफ। तभी तो मैं अपना जिंदगी भर की कमाई बैंक में डाल देता हूँ। किस भरोसे पे? आरबीआई ने भरोसा दे रखा है। बात समझ में आई? अब आरबीआई कहते हैं हर बैंक को कि भाई कुछ पैसा ना, मान लीजिए 1 लाख आया तो 10,000 मेरे पास पहुंचा दिया करो एज रिजर्व। तुम्हारा पैसा मेरे मैनेज कर पाता हूँ सब चीजों को।
ठीक है, उसको CRR कहते हैं। SLR क्या है भाई, तुम्हें भी अपने पास कुछ ना कुछ पैसा जो है रखना चाहिए, क्यों, कोई मांगने आ जाए फिर। ये तो हमने एजम्पशन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में ली थी कि हर सारे कस्टमर एक बार में नहीं आ जाएंगे मांगने सारा पैसा, ठीक है, पर कुछ तो मांगने आ सकते हैं, ठीक है, तो कुछ पैसा आपको रखना चाहिए, तो उसको बोलते हैं SLR। तो ये क्या है, CRR मतलब कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, सारे बैंक्स का कैश रिजर्व इसी के पास रहता है। अच्छा, बैंक्स को ना, कमर्शियल बैंक्स को HDFC, ICICI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडस इंडिया बैंक, इन सभी बैंक्स को कभी भी पैसे की जरूरत है। वैसे तो आपस में ही कर लेते हैं, अब तुम दोस्त लोग होते हो तो आपस में एक दूसरे से कर लेते हो, बट अल्टीमेटली फिर भी दोस्त लोगों से भी पैसा अगर पूरा ना हो तो क्या करते हो, आप अपने फादर साहब पे जाते हो। तो इनके फादर कौन है, मैं बोलूँ ना, बैंकर्स का बाप है ये। इनके फादर साहब कौन है, RBI, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी उम्मीद जो है ना वो यही है, गॉड फादर साहब है ये, ठीक है। सुपरवाइजर मतलब क्या है कि कहीं कोई गड़बड़ ना कर रहे हो, क्यों, पब्लिक का पैसा है भाई, मान लो कोई भी बैंक है पब्लिक का पैसा लेकर भाग जाए, फिर हजारों करोड़ों रुपए होते हैं इनके पास, पूरा देश खरीद लें, इतना पैसा है इंडिया में तो एक बैंक पे, ठीक है भैया, तो खूब राज करें, मौज लें। हाँ, RBI काम भी सुपरवाइज करता रहता है, कहीं कुछ घपला तो नहीं हो रहा। अब आपको पता लगता है आपके कोई पैसे काट ले बैंक में, तुम्हें मिट्टी पता लग रहा है, रोज महीने का 1 रुपये काट ले तो पता भी लगता है 1 रुपये के बारे में, कर नहीं सकता कोई ऐसे, क्यों, सब चीज़ों का सुपरविजन किसके पास है, RBI के पास। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, RBI का ऑम्बड्समैन होता है, काफ़ी बारी जो हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी है वो ऐड कर रहे होते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई इशू आए तो वहाँ RBI ऑम्बड्समैन पे बात करो, क्लियर है बात, इसको बोलते हैं सुपरवाइजर। तीसरा एक और फंक्शन उसके अंदर रह गया, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दिमाग से निकल गया मेरे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है, देखो भाई, सारे बैंक्स के अकाउंट किसके पास है, RBI के पास है। अब ये HDFC बैंक है, तो ICICI बैंक है, इस बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए तेरे को देने, तूने इसके 800 करोड़ देने, तो ऐसा थोड़ी ना होगा ये 1,000 करोड़ रुपए गाड़ियों में भर के तेरे पास लेके आ रहा है, आया लो वही चाय वाय बनाओ, इतने पैसे उतर रहे हैं, फिर तू 800 करोड़ रुपए इसके वहां जा रही है, चल भाई अब तू चाय वाय पिला, 800 करोड़ उतर रहे हैं, नहीं, क्या होगा, 1,000 करोड़ तेरे, 800 करोड़ तेरे, तू इसको सीधा 200 करोड़ रुपए दे देना, और वो भी ऐसे नहीं कि तू 200 करोड़ रुपए ला रही है, चल भाई चाय तू पिला, उसको नुकसान होगा चाय का, नहीं। तो RBI ने इस बात का ध्यान रखा कि पकौड़े चाय का नुकसान ना हो, तो RBI कुछ नहीं करता, तेरे अकाउंट से माइनस कर देता है, डेबिट कर देता है, और इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल दोनों का HDFC बैंक में अगर हो, तो मैं अगर चेक दूं तेरे को, तो क्या होगा, मेरे अकाउंट से माइनस, तेरे अकाउंट में प्लस। ऐसे थोड़ा ना RBI वाले जो है ना, सॉरी HDFC वाले कैश लेके जाते हैं, इसके अकाउंट से हटा के इसके अकाउंट में डाल दो, ऐसा थोड़ा ना होता है, वो बस खातों में होता है, ठीक है जी। क्लियरिंग हाउस फंक्शन समझ में आ गया, ये 3 फंक्शन आपने अच्छे से याद करना। अगर मेरी प्रिडिक्शन लो तो बीच के 2 पॉइंट समझाए, बैंकर्स बैंक एंड जो सेकंड वाला समझाया मैंने आपको, ये 2 गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये 2 पॉइंट आपके पेपर में आ सकते हैं मैक्सिमम टाइम। अब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये पॉइंट आपका इस चैप्टर में भी सेम टाइप में है, और एक आपका ADS वाले की लास्ट यूनिट पे भी सेम है। देखो सरकार के पास ना इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए टूल्स हैं, फिस्कल टूल्स, जैसे टैक्सेशन, पैसा प्रिंट करना, वो उनके पास है हक। लेकिन RBI के पास टूल्स हैं, उनको हम बोलते हैं मॉनेटरी टूल्स। सरकार वाले टूल्स कौन से हैं, फिस्कल टूल्स। RBI वाले टूल्स कौन से हैं, मॉनेटरी टूल्स। मॉनेटरी टूल्स कौन कौन से होते हैं, एक हमारा CRR, SLR, इन दोनों का टोटल क्या होता है, LRR, यानी LRR है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें सबको ये पता है इन्फ्लेशन क्या होती है, प्राइस का राइज होना, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है भाई, इन्फ्लेशन होती है प्राइस राइज होना, यस और यस। प्राइस कब राइज होता है किसी भी चीज का, बताओ, व्हेन प्राइस राइजेस, टेल मी, व्हेन डिमांड राइजेस। बेटा प्राइस तब राइज होता है किस चीज का, जब डिमांड राइज होती है। भाई किस चीज की डिमांड अगर बढ़ गई तो प्राइस बढ़ा लेता अपना, ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल अभी कोई जो है ये गाना गाना शुरू करता है, तो कोई, मैं इसको बुलाऊंगा अपने होटल में कि भैया आओ गाना वाना गाओ, है ना, आएगा भी सही तो फ्री में कर दे भाई, करना है तो,
वैसे तो नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अब इसके 2-3 गाने हिट हो जाते हैं, अब हर कोई बुला रहा है इसको, फिर मैं इसको बुलाऊंगा तो क्या फ्री में आएगा ही ना, पैसे लेगा। ये इसके 2-4 गाने और हिट हो जाते हैं, और ज़्यादा लोग इसको बुलाने लग गए, अब और ज़्यादा पैसे लेगा। समझ रहे हो बात को? क्लैरिटी आ गई? तो इन्फ्लेशन जब होता है मींस प्राइस राइज होता है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये कब होता है? जब डिमांड राइज होती है। अब क्वेश्चन ये है कि डिमांड कब राइज होती है, क्यों राइज होती है, किसी भी चीज की डिमांड क्यों राइज होती है? लोगों के पास पैसा होता है, आपने इनकम बोला, इनकम मीन्स पैसा, यानी इनकम कब ज्यादा होगी? जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा। भाई मतलब बेसिकली लोगों पे पैसा है तो वो खुजली तो होती है कि भाई खरीदो एक, यार ज्यादा नहीं तो चल एक। अब देखो जिसके पास पैसा होता है ना वो आदमी क्या करता है, चल यार एक आईफोन खरीद लाते, चल यार एक टी शर्ट खरीद लाते। अब किसी पे पैसा ही नहीं है, व्हाट ही विल डू? आईफोन, अरे अभी तो चल रहा है, इसमें एक एक दो निशान ही तो है, कोई बात नहीं, डिस्प्ले थोड़ी बहुत तो दिखाई दे रही है, थोड़ी टूटी तो हुई है, पबजी तो अब भी चल रही है 90 FPS पे, एक आध शॉट ही तो गलत हो जाता है, कोई नहीं। और यही पैसा हो तो नए फोन होगा, उसके बाद भी एक और फोन ले आया, नए नए कपड़े पड़े होंगे, चल यार कुछ नहीं यार, वाइफ का बर्थडे है, चल यार कपड़े दिला ले, तो पैसा है। और पैसा नहीं होता क्या वो अपनी वाइफ को बर्थडे पे कपड़े दिला के लाते हैं? नहीं, वो तब भी बेलन ही खा रहे होते हैं, ठीक है ना, दिलाएंगे थोड़ा, बस पैसा ही नहीं है ना, क्योंकि बात समझ में आ गई? यानी पैसा ही एक मात्र ऐसी चीज है जो कि डिमांड को बढ़ाती है। ज्यादा पैसा मीन ज्यादा डिमांड हमेशा होगी, कम पैसा कम डिमांड। तो इन्फ्लेशन कब होता है? जब प्राइस राइज, मतलब इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड जब राइज होती है, डिमांड राइज कब होगी? जब मनी सप्लाई राइज होती है। डिफ्लेशन के अंदर क्या है? प्राइस फॉल हो रहा है, कोरोना के टाइम पे ये हुआ था ना। अब प्राइस क्यों फॉल हुआ? क्योंकि डिमांड फॉल हो गई। डिमांड क्यों फॉल हो गई? काम धंधे थे ही नहीं, काम धंधे जब थे ही नहीं, क्यों नहीं? तो मनी सप्लाई क्या हुई होगी? कम हुई, कम हुई तो डिमांड फॉल हुई। अब सरकार ने उस टाइम पे एक बहुत बढ़िया चीज करी थी, होम लोन 6%। जो होम लोन 10% रहता था वो 6% पे मिलने लग गया। क्यों? लोग होम लोन लेंगे, पैसा आएगा, चलो वो तो घर खरीद लेंगे। अब जिसका घर है उसके पास तो पैसा आएगा, वो तो खर्च करेगा, घर तो बनने शुरू होंगे, मजदूर तो काम करेंगे। होम लोन, फोन पे लोन सस्ते कि तुम उधारी में लोन ले लो, हर चीज का लोन सस्ता कर दिया। हाँ, अरे मतलब ले लो, समझ गए ना तुम बात को? फ्लो में रहता हूँ, मेरे को समझाने दिया का टोका मतलब, तो बात समझ गया ना? ठीक है जी। तो मनी सप्लाई क्या है? कम होने पे डिफ्लेशन आता है। तो अब बताओ सरकार क्या करती है? मनी सप्लाई बढ़ाती है इस केस में, और इस केस में मनी सप्लाई घटाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, LRR टूल आप लोगों को पता ही है क्या है? कि कमर्शियल बैंक से पैसा आप ले रहे हो। कमर्शियल बैंक का काम क्या है? लोन देना। कमर्शियल बैंक का काम क्या है? लोन देना। कमर्शियल बैंक से ना सेंट्रल बैंक को क्या करना है? इन्फ्लेशन के केस में पैसा उनसे ले लो। क्यों? कमर्शियल बैंक से पैसा जाएगा तो वो कम लोन आगे देंगे। कमर्शियल बैंक से पैसा अगर सेंट्रल बैंक सक कर लेता है तो लोन्स कैसे देंगे? लेस लोन्स। ठीक है, फेयर इनफ। इसके बाद लेस लोन्स, क्यों? क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स लेस है, लेस डिपॉजिट्स लेस लोन्स। लेस लोन्स का मतलब क्या है? लेस मनी सप्लाई। लेस मनी सप्लाई का मतलब क्या? अब इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते अब अपने आप, लेस डिमांड। और लेस डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस फॉल। इन्फ्लेशन केस में ये, डिफ्लेशन केस में इस LRR को क्या कर दो? कम कर दो। LRR को कम करेंगे तो क्या होगा? मोर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। भाई ज्यादा रह जाएंगे इनके पास, अब इन पे ज्यादा रह जाएंगे तो मोर लोन्स देंगे। अब हर जगह मोर कर दो, मोर मनी सप्लाई, मोर डिमांड, प्राइस राइज। बात समझ में आ गई? सिमिलरली एक और टूल कौन सा होता है? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? और रेपो रेट सेम ही चलते हैं। ये वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को क्या करता, सॉरी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन्स देता है। इन्फ्लेशन के केस में इन दोनों ही चीजों को, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो ये रेट अगर राइज कर दिया जाए,
तो कमर्शियल बैंक के लिए पैसा लेना महंगा हो गया, एक्सपेंसिव फॉर कमर्शियल बैंक। तो आगे भी क्या करेंगे, इस रेट को और बढ़ा देंगे, पब्लिक के लिए भी एक्सपेंसिव हो गया। अब पब्लिक के लिए एक्सपेंसिव हो गया, पब्लिक लेगी लोन, लेस लोन्स, और लेस लोन्स के बाद पूरी यही लेस मनी सप्लाई, लेस डिमांड, प्राइस फॉल। सिमिलरली इसको कम कर दिया जाए तो रेट फॉल कर दिया जाए तो सस्ता हो गया कमर्शियल बैंक के लिए, सस्ता हो गया पब्लिक के लिए, मोर लोन, मोर मनी सप्लाई, मोर डिमांड, प्राइस राइज। 3 पॉइंट याद करने की जरूरत है नहीं है। रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड को पार्क करता है सेंट्रल बैंक के साथ में। ठीक है भाई, अब इस केस में क्या करो, कमर्शियल बैंक को लुक्रेटिव दो ना, अट्रैक्टिव करो। इन्फ्लेशन के केस में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, इन्फ्लेशन केस में क्या करो, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो। अब इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक कहेगा यार पब्लिक को देता हूँ रिस्क ज्यादा है, इससे बढ़िया तो सेंट्रल बैंक को दे दूं जब रेट मेरे को ज्यादा मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन केस में ये बढ़ाने पे लेस डिपॉजिट रह जाएंगे सेंट्रल कमर्शियल बैंक के पास, लेस डिपॉजिट, लेस लोन्स, लेस मनी सप्लाई, लेस डिमांड, प्राइस फॉल। उल्टा कर दो, डिफ्लेशन केस में कम रेट मिल रहा होगा सेंट्रल बैंक के पास तो क्यों ही देगा उसको, वो कहेगा अपने पास रखता हूँ। डिफ्लेशन केस में अपने पास रखेगा तो सस्ते रेटों में दे, चाहे लोन, लोन तो देगा पब्लिक को। मोर लोन, मोर डिपॉजिट, मोर डिमांड, प्राइस राइज। याद करने की नीड लग रही है, गेम समझ में आ गई, इतने सारे पॉइंटों की गेम समझ ली तुमने। बस अब अगला पॉइंट लो। अगला पॉइंट क्या रहेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन। ये हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन रह गए, पहले वो कर लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया आरबीआई जो है ना सेंट्रल बैंक के ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करता रहता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, यही बॉन्ड्स, बिल्स। इन्फ्लेशन के केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मार्केट से ना पैसा सक करना है, पैसा उठा लेना है, तो इन बॉन्ड्स को बेच दो। इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में बॉन्ड सेल कर दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, मनी कम, लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, लेस डिमांड, प्राइस फॉल। और यही डिफ्लेशन केस में परचेज बॉन्ड्स, अपने बॉन्ड्स वापसी ले लो। अपने बॉन्ड्स वापसी लोगे तो बदले में पैसे दोगे कि नहीं दोगे, बाय बैक कर लो अपने, पैसा दोगे, मार्केट में पैसा पड़ा होगा। अब पैसा आते घर में क्या होता है, बीवी क्या कहती है, सुनो घूमने चल रहे हैं, पैसा तो आ ही गया है, फायदा भी हुआ है कुछ है, सुनो साड़ी ले दो, सुनो लहंगा ले दो, सुनो तुम्हारे भाई की शादी, एक सोने का हार ले दो, ये ले दो, वो ले दो। बस एक गाड़ी ले लेता आदमी, आदमी कहता चल यार एक गाड़ी ले लेते हैं, कब तक स्कूटी पे घूमते रहेंगे, अच्छे नहीं लगते हैं, साइकिल पे घूम रहा है तो स्कूटी ले लेते हैं, ऐसे चलता है। जब पैसा हाथ में आता आदमी खुजली होती, खर्च करेगा ही करेगा। तो होता है कि नहीं होता, ठीक है नहीं होता, तुम कभी लाओ हाथ में पैसा पता लगेगा मतलब लिटरल होता है ये, मैंने पर्सनली भी फील किया। थाउजेंड्स ऑफ किताबों में भी ये बातें लिखी गई हैं। तभी तो मैं रखता नहीं जेब में पैसे, मतलब आज तो रखे हुए हैं बट वैसे मैं अपनी जेब में पैसे लेके ही नहीं घूमता हूँ। आपको मतलब एक चीज इसी से ही मैं रिलेटेड आप सबको बताता हूँ, सरकार, बीजेपी सरकार ना, मतलब मैं किस पॉलिटिकली मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, कांग्रेस जीते, आम आदमी पार्टी जीते, बीजेपी सरकार जीते, कोई जीते, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बट बीजेपी सरकार ना मेरे को बड़ी ना पर्सनली अगर मैं कहूँ तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पार्षद लेवल पे, एमपी एमएलए लेवल पे तो मेरे को नहीं पसंद आती, कि क्योंकि हर नेता उस लेवल का है नहीं जिस लेवल पे नितिन गडकरी जी हैं, जिस लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सीएम योगी जी। तो मोदी साहब ने इतने सिस्टम बना रखे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए 5-6 लोग, मतलब ये मेरे को पर्सनली ना बड़े सही लगते हैं। यूपीआई जो सिस्टम लेके आया ना, इकोनॉमी में, जीडीपी में ग्रोथ लाने का सबसे बेस्ट तरीका था इनका। मेरे जैसे आदमी ना बड़े चालाक थे, वो जेब में पैसे ही लेके नहीं चलते थे कि चल यार 4 खर्चे बचते हैं, लिटरली बच जाते हैं, आज भी बच जाते हैं। मैं अभी हरिद्वार गया हुआ था, तो हरिद्वार में यूजुअली आप देखोगे तो पेटीएम अभी भी इतना
अच्छा, भिखारी लोग थोड़ी ना पेटीएम लेके बैठे होते हैं, अरे हमको दो, दान दो। अब वो लिमिटेड पैसे आपकी जेब में होते हैं तो वो लिमिटेड ही आप दान कर पाते हो, अदरवाइज आपका कई बार क्या होता है, पैसा खत्म हो गया पर दिल अभी खत्म नहीं हुआ, तो वहां मैं कैसे दूं पैसे उन बेचारों को। ठीक है, तो वहां मैंने रियलाइज किया कि कैश जितना होता है ना उतना चला जाता है, अदरवाइज नहीं होगा कैश तो नहीं जाएगा। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, यूपीआई सिस्टम बना दिया। अब मैं कैश लेके नहीं घूमता था तो मेरे बहुत पैसे बचते थे, मैं एंटायरली अपनी पूरी पूरी इनकम जो है सेव कर लेता था। मैं जितना कमाता है सब सेव करता, मेरा खर्चा ही नहीं होता, बिकॉज घर वाले चला रहे हैं अपना खर्चा, मेरे को करना था, शादी भी नहीं हुई थी मेरी। बट राइट नाउ क्या है, कहीं जाता हूँ पैसे नहीं भी हैं, कैश में नहीं है, तो क्या है, फोन है, यूपीआई आईडी है, मिनटों में। मतलब कहीं आप खड़े हो, आपको 2 मिनट नहीं, 2 मिनट तो ज्यादा बोल दिए, 3 सेकंड से ऊपर नहीं लगते, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। समझ गए? तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूपीआई, जिसकी वजह से जीडीपी कितने रेट्स में बढ़ा। और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करते हो आप, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। कैश निकलता है ना, दर्द होता है, बैंक से पैसा जा रहा तो पता भी नहीं लगती कितना आया कितना चला गया, दर्द नहीं होता। कैश में जा रहा होता है, अरे जेब से निकल रहे हैं, दर्द होता है। समझ गए? तो एक मास्टर प्लान था, और ऐसे कई मास्टर प्लान बीजेपी सरकार खेल चुके हैं, और जबरदस्त रिटर्न्स हैं इकोनॉमी को उस चीज के, बहुत ही बढ़िया। फिर बोल रहा हूँ, हमारा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, इंक्लाइंड नहीं हम किसी भी पार्टी को, अपना वोट अपने हिसाब से दो। हम तो पता नहीं, मैं तो वोटिंग करने में ट्रस्ट नहीं रखता, बस दे देता हूँ वोट, ऐसी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ठीक है भाई, अपने हिसाब से दे देना तुम भी। सो अब चलते हैं। वैसे तो बीजेपी सरकार के लिए प्रमोशन करनी क्या, वैसे ही जीत जाएगी है, लग नहीं रहा हारेगी। तो ठीक है भाई, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये समझ में आ गए यहाँ पे इतने तक। इसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप लोग लोन लेने जाते हो, ट्रस्ट कैसे करूं कि तुम मेरे पास लोन लेना है, ट्रस्ट कैसे करूं तू मेरा पैसा वापसी कर देगा। तूने बोला कि भैया मेरा प्रॉपर्टी है ना वो रख लो आप, ना ऐसा नहीं होगा, तेरी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मैं तेरे को 3 करोड़ रुपए का लोन दे दूंगा। व्हाट आई विल डू, मैंने मान लीजिए 10% मार्जिन रखा हुआ है, तो मैं 10% ऑफ द अमाउंट अपने पास रखूंगा उसका एक्स्ट्रा। मतलब बेसिकली 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पे तेरे को 90% लोन दूंगा, यानी 2 करोड़ 70 लाख रुपए लोन दूंगा। समझ आ रही है बात? या 80% दूंगा तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए लोन दूंगा, या 50% दूंगा तो भैया 1.5 करोड़ रुपए दूंगा। तेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां तो नहीं होंगी ना, तो तेरे को अगर और लोन चाहिए होगा तो तू नहीं ले सकता। तो इन्फ्लेशन केस में इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दो। 50 की जगह 80%। कि मान लीजिए अभी तक आप 50% ले रहे थे, 60% कर दो, इसको और कम लोन मिलेगा। कम लोन, कम डिमांड, कम डिमांड कम प्राइस, इन्फ्लेशन खत्म। और डिफ्लेशन केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दो, ज़्यादा लोन मिल जाएगा, हाथ में खुजली होगी, ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा प्राइस हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरे प्रॉपरली। इसके बाद आता है हमारा मॉरल सुएशन। आरबीआई क्या करता है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन मॉरली बोल देता है कमर्शियल बैंक को कि अब आपको थोड़ी सी अपनी लैंडिंग जो है ना वो कम करनी है, मार्केट में थोड़ा पैसा इन्फ्यूज आप कम करो। ठीक है जी। अब लेकिन ना प्रॉब्लम अराइज होती है इससे। क्या प्राइस राइज होती है, देखो इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो, है ना। तो आप हमेशा डिमांड को क्यों कम करते रहते हो, आप सप्लाई को बढ़ाने पे क्यों नहीं ध्यान देते। और सप्लाई बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा, लोन तो चाहिए होगा। भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है लेकिन मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूँ अगर मुझे पैसा मिल जाए तो पैसा कौन देगा, बैंक देगा। बैंक को तुमने मना कर दिया, यानी कंपोनेंट खराब हो जाएगा। उसके लिए बुलाया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। उसके अंदर क्या है, आरबीआई ने साफ हिदायत दे रखी है कमर्शियल बैंक्स को, अगर आपको प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन देना है दो। कोई फोन मांगने आ गई, फोन खरीद रहा हूँ, कोई प्रोडक्टिव पर्पस है नहीं। घर में मिक्सी खरीदनी है, प्रोडक्टिव पर्पस। होम लोन चाहिए, प्रोडक्टिव पर्पस नहीं है, इनके लिए लोन मत दो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। सिलेक्टिव हो जाओ, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए बिल्कुल लोन दो। प्रोडक्टिव कौन से देंगे, जैसे एजुकेशन लोन वगैरह। प्रोडक्टिव हो गया, तेने वो बिजनेस खोलना है, फैक्ट्री लगा रहा है, जीडीपी बढ़ेगी, इन सप्लाई बढ़ेगी, इक्वेशन सॉल्व। ठीक है जी, और कोई पॉइंट बचा, एक आधा कोई पॉइंट बच गया हो तो देख लेना, वैसे नहीं बचे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट
और मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किसके हो जाएंगे, क्वालिटेटिव। और बाकी जो हमने पढ़े वो सब क्या है, क्वांटिटेटिव। याद रहेंगे। ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। बेसिक सारी चीज़ें करा दी गई हैं। ये फंक्शंस को याद कर लेना, आखिरी फंक्शन याद करने की नीड नहीं है, पहला फंक्शन खास याद करने की नीड नहीं है, दो फंक्शन आपने बीच के याद करने, आखिरी फंक्शन पे अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई बैंक रेट कैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है भैया। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड है आप लोगों का? भाई वीडियो वाले जितने भी हमारे यूट्यूब पे बच्चे देखेंगे, इन तुम्हें कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना कि समझ में आया कि नहीं आया। और कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, वहाँ आपका डाउट क्लियर करा जाएगा। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय श्री राम।